तो गाइज आज मैं वेडनेसडे सीजन 2 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये स्टोरी शुरू होती है एपिसोड 5 से, जहाँ टाइलर के अटैक के बाद वेडनेसडे कोमा में चली गई थी। लेकिन अचानक आइज खुलने पर उसे शॉक लगता है जब पता चलता है कि अब उसकी नई स्पिरिट गाइड प्रिंसिपल वीम्स है। वेडनेसडे को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती, क्योंकि किसी को ये रोल तभी मिलता है जब वो बहुत क्लोज रिलेटिव हो। वीम्स उसे समझाती है कि भले ही रिलेशन दूर का है लेकिन कनेक्शन तो है ही। वेडनेसडे मानने से इनकार करती है और कहती है कोई और ऑप्शन होना चाहिए, जिस पर वीम्स बताती है कि उसका पहले वाला स्पिरिट गाइड उसे बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर चुका है और अब तक किसी और ने आगे आकर ये जगह नहीं ली। वीम्स उसकी रीसेंट मिस्टेक्स गिनवाती है, पावर्स खोना, इनिट से इमिनेंट डेथ छुपाना और टाइलर गैल्पिन जैसे डेंजरस हाइट को फ्री कर देना। वो बोलती है कि उसकी एरोगेंसी उसे बर्बादी तक ले आई। फ्रस्ट्रेटेड होकर वेडनेसडे अपनी एबिलिटीज वापस मांगती है, लेकिन वीम्स साफ कह देती है कि वो एबिलिटीज उसी के अंदर बंदी हैं और उसने उनका बार बार मिसयूज किया है। इसी बीच जूडी स्टोनहर्स्ट, जो विलो हिल की हेडमिस्ट्रेस हैं, कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करती हैं कि 46 लोग एस्केप कर गए। कई लोगों की डेथ हो चुकी है, जिनमें हेडमिस्ट्रेस फेबर्न भी शामिल है। पुलिस ने 43 रेजिडेंट्स को पकड़ लिया है और उन्हें दूसरे फैसिलिटी में भेजा जाएगा, क्योंकि विलो हिल परमानेंटली बंद होने जा रहा है। अब भी 3 लोग मिसिंग हैं, फेस्टर एडम्स, जॉन डो और टाइलर गैल्पिन। इसी दौरान शेरिफ सैंटियागो को खबर मिलती है कि वेडनेसडे होश में आ गई है। वो तुरंत जूडी से मिलने पहुंचती है, जो उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ये सब सिर्फ रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम वाली सिचुएशन थी। जूडी का कहना है कि वेडनेसडे बस अपने अंकल से अनऑथराइज्ड मिलने आई थी और इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्ल विलो हिल की सिक्योरिटी को क्रॉस कर ले, ये मानना मुश्किल है। लेकिन शेरिफ सैंटियागो इस कहानी पर भरोसा नहीं करती। आगे सीन में दिखाया जाता है कि जूडी का आदमी एक बॉडी को दफना रहा है और तभी उसे जूडी का कॉल आता है। वो बताती है कि सारे लैब के फ्यूजिटिव्स पकड़ लिए गए हैं एक्सेप्ट पेशेंट 1938। जूडी उसे ऑर्डर देती है कि मिसिंग पेशेंट को ढूंढ निकाले और साथ ही कहती है कि अभी तक शेरिफ को लैब के बारे में कुछ भी पता नहीं है और उसे ऐसे ही रखना है। उसके बाद जूडी हॉस्पिटल पहुंचकर वेडनेसडे से मिलती है। वेडनेसडे उसे सीधे धमकाती है कि जल्द ही शेरिफ को लैब से जुड़ी एक एनोनिमस टिप मिल जाएगी। जूडी कूल होकर जवाब देती है कि उसे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि सीक्रेट्स गहरे दबे हुए हैं। वहीं वेडनेसडे पेशेंट 1938 के बारे में सवाल करती है कि उसे अब तक फेक ऑबिचुअरी क्यों नहीं मिली और आखिर उस पेशेंट में ऐसा क्या खास है। जूडी एक्ट करती है जैसे उसे कुछ भी मालूम नहीं है। उसी वक्त वेडनेसडे रूम से बाहर निकलती है और उसके हाथ में एक बुके थमाया जाता है, लेकिन फूल सब सूखे हुए थे। उसमें एक नोट भी था जिस पर साफ लिखा था कि तुम और एनेड आज रात मारे जाओगे। ये पढ़कर वो हक्की बक्की रह जाती है और तभी वहां उसे टाइलर नजर आता है, मगर जैसे ही वो उसके पास जाने की कोशिश करती है वो पल भर में गायब हो जाता है। दूसरी तरफ बियांका अपनी माँ को स्कूल में छुपा कर रखती है और उसे भरोसा दिलाती है कि यहाँ कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। वो उसे वादा करती है कि जब तक वो यहाँ रहेगी गीडेन से बिल्कुल सेफ रहेगी। इस बीच वेडनेसडे को वीम्स की हर वक्त मौजूदगी इरिटेट करने लगती है, क्योंकि ऑब्वियस है कि उसे कोई और देख नहीं सकता, सिर्फ वेडनेसडे ही उसे देख सकती है। गुस्से में वेडनेसडे एनिट से कहती है कि टाइलर जिंदा है और अभी जेरिको में है, इसलिए उसे तुरंत सामान पैक करके घर निकल जाना चाहिए, क्योंकि टाइलर दोनों को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन एनिट बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जवाब देती है कि उसे डर नहीं, क्योंकि वो पहले भी टाइलर को हरा चुकी है। इस पर वेडनेसडे सीरियस होकर कहती है कि वो सिर्फ किस्मत थी, जीत नहीं। तभी वीम्स बीच में बोल पड़ती है कि वेडनेसडे को एनिट को अपनी प्रेमोनिशन वाली सच्चाई बता देनी चाहिए, लेकिन वेडनेसडे डिसाइड करती है कि वो ये बात अभी नहीं बताएगी। उधर सारे लोग डे ऑफ द डेड सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और वेडनेसडे डॉट से रिक्वेस्ट करती है कि फेस्टिवल रोक दे, क्योंकि टाइलर बाहर घूम रहा है, पर वो मानने से साफ इनकार कर देता है। उल्टा वो ये भी बता देता है कि अगर हालात बिगड़ गए तो प्रोफेसर कापड़ी हाइट्स के बारे में जानती हैं, क्योंकि उसका उनसे पुराना कनेक्शन रहा है। उसी समय जूडी का आदमी टाइलर तक पहुंचता है, जो अपने पिता के साथ अजीब अजीब बातें कर रहा था। अचानक टाइलर हाइट में बदल जाता है और बेकाबू होकर उस आदमी को बुरे तरीके से मार डालता है। इधर वेडनेसडे को कापड़ी के बारे में पता चलता है कि उसके पास हाइट्स की जानकारी है, तो सीधे उससे मिलने जाती है। उसे याद है कि कापड़ी का एक्स बॉयफ्रेंड भी एक हाइट था, जिसने उस पर हमला किया था और बाद में गोली लगने से मारा गया था। वेडनेसडे सीधे पूछती है कि आखिर किस वजह से उसका एक्स उसे मारना चाहता था और बताती है कि टाइलर भी आने वाला है, इसलिए उसे हाइट्स के बारे में सब कुछ जानना जरूरी है। कापड़ी खुलासा करती है कि उसके एक्स का हाइट मास्टर भी उसे प्यार करता था और उसी ने उसे कापड़ी को खत्म करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन गलती से एक्स ने अपने ही मास्टर को मार डाला और इसी वजह से वो पागलपन में डूब गया। कापड़ी समझाती है कि हाइट्स, खासकर मेल हाइट्स, अपने मास्टर के बिना जी नहीं सकते और जब उनका मास्टर चला जाता है तो वो पूरी तरह अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। ये सुनकर वेडनेसडे के दिमाग में ये थॉट आता है कि शायद वो खुद टाइलर की मास्टर बन सकती है। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे थॉर्नहिल की चीजें खंगाल रही होती है कि अचानक मोर्टिशिया अंदर आ जाती है और अपनी बेटी को थॉर्नहिल के नोट्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज देखते हुए पकड़ लेती है। उसी पल उसे शक हो जाता है कि इसका कनेक्शन भी टाइलर से ही जुड़ा हुआ है। वेडनेसडे अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि उसे तैयार रहना पड़ेगा अगर टाइलर वापस आया तो, लेकिन मोर्टिशिया को उसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं होता।
उसे अच्छे से पता है कि उसकी बेटी की बदले की आग कितनी डेंजरस हो सकती है। उधर एनेट सोचती है कि वेंसडे पहले हाइड को हरा नहीं पाएगी, तो उसके माइंड में आता है कि नाइट शेड्स को इकट्ठा किया जाए। उसी समय पग्सली और गोमेस लव की तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं। काफी देर तक सर्च करने के बाद गोमेस कहता है कि अब और टाइम वेस्ट करना बेकार है, क्योंकि स्लव शायद कहीं और होगा। आखिरकार दोनों डिसाइड करते हैं कि डे ऑफ द डेड सेलिब्रेशन अटेंड करेंगे और वहीं तलाश जारी रखेंगे। दूर से स्लव पग्सली को पहचान लेता है और उसे फॉलो करने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ कॉप्स को जूली के आदमी की लाश मिलती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो ये कंक्लूजन निकालते हैं कि टाइलर किसी ज़ॉम्बी के साथ मिलकर काम कर रहा है। सार्जेंट सैंटियागो कन्विंस हो जाती हैं कि टाइलर नेवरमोर की ओर बढ़ रहा है, इसलिए वो पूरे इंस्टीट्यूशन की सिक्योरिटी और सर्विलेंस बढ़ाने का आदेश देती है। इसी बीच पेशेंट 1938 रेडियो पर यह खबर सुन लेती है और वो भी डिसाइड करती है कि अब उसे नेवरमोर जाना होगा। वेंसडे मीनवाइल थॉर्नहिल के नोट्स में डूबी रहती है, क्योंकि उसका एम है टाइलर को रोकना और उसकी नई मास्टर बनना, इससे पहले कि वो एनेट पर अटैक कर दे। तो अभी एग्नेस एंट्री मारती है और एक्साइटमेंट में बताती है कि वो हॉस्पिटल में रोज उससे मिलने आती थी और जब कोई भी आसपास नहीं होता था तो वो वेंसडे के बाल ब्रेड करती थी और उसके क्लोथ स्ट्राइक करती थी। एग्नेस ये भी बताती है कि नाइट शेड्स एक बड़ी प्लानिंग के लिए मीट कर रहे हैं। एनेट उन्हें गैदर करके बताती है कि टाइलर उसे खत्म करना चाहता है, जिससे सब टेंशन में आ जाते हैं। तभी वेंसडे वहां पहुंचती है और एनेट को साफ साफ कह देती है कि वो पीछे हटने वाली नहीं है। वो अनाउंस करती है कि टाइलर आज रात रिमेम्बरेंस प्रोसेशन में हमला करेगा, लेकिन उसके पास उसे कंट्रोल करने की स्ट्रेटेजी है। वो थॉर्नहिल का इन्फ्यूजन तैयार करने लगती है और उसी वक्त वीम्स हिंट देती है कि शायद वेंसडे का टाइलर के लिए फीलिंग नफरत नहीं बल्कि लव भी हो सकता है। इस बीच जूडी स्लव को सेलिब्रेशन में पहुंचकर हंगामा मचा देता है और न्यूज तुरंत ऑफिसर्स तक पहुंचती है। पग्सली फाइनली स्लव को ढूंढ लेता है, लेकिन वो अब और भी ह्यूमन जैसा लगता है। स्लव इमोशनल होकर बोलता है कि पग्सली ने उसे सेकंड चांस दिया था और वो उसे वेस्ट नहीं करना चाहता। वो उसे प्लीड करता है कि उसे जाने दे। पग्सली दया दिखाता है और उसे छोड़ देता है। ऑफिसर्स के पास वापस आने पर वो कहता है कि उसे कोई नहीं मिला, लेकिन गोमेज अपनी आंखों से स्लव को जाते हुए देख लेता है। फिर भी पग्सली इस बात को कंफर्म नहीं करता। उधर पेशेंट 1938 की टक्कर मॉर्टिशिया से हो जाती है और यही पता चलता है कि उसका असली नाम फ्रांसॉय है, यानी कि टाइलर की मॉम। फ्रांसॉय फाइनली बताती है कि उसे विलो हिल में कैद करके रखा गया था और बाहर निकलने में मदद सिर्फ वेंसडे ने की थी। उसी वक्त थिंग आकर इन्फॉर्म करता है कि टाइलर ऑलरेडी उस जगह पहुंच चुका है। टाइलर एनेट का पीछा करने लगता है और सब मिलकर एक जाल बिछाते हैं ताकि उसे फोर्स किया जा सके कि वो हाइड फॉर्म में बदल जाए। वेंसडे तुरंत मौका देकर उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है और टाइलर उस पर ही अटैक कर देता है। इसी बीच फ्रांसॉय पूरी तरह हाइड में बदलकर सीन पर आ जाती है और टाइलर को अपने साथ ले जाती है। वेंसडे समझ जाती है कि फ्रांसॉय दरअसल टाइलर की मॉम है और मॉर्टिशिया ये खुलासा करती है कि उसने उससे डील की थी। वादा ये था कि फ्रांसॉय टाइलर को कंट्रोल करेगी और उसके बाद हमेशा के लिए जेरी को छोड़ देगी, लेकिन वेंसडे को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। बाद में गोमेज मॉर्टिशिया को बताता है कि स्लर्प एक्चुअली आइजैक है और मॉर्टिशिया ये भी मान लेती है कि फ्रांसॉय अब तक जिंदा है, जबकि दोनों को लगा था कि वो मर चुकी है। इस बीच वेंसडे अपनी पूरी कोशिश करती है एनेट को सेफ रखने की, लेकिन उसे लगता है जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ ही नहीं रही और टाइम उसके हाथ से निकलता जा रहा है। उधर रात में जब एनेट डांस प्रैक्टिस कर रही थी तो वो अचानक वेयरवॉल्फ में बदल जाती है और वहां से भाग जाती है। म्यूजिक टीचर कापरी उसे इस हालत में देख लेती हैं, जो कि काफी परेशान करने वाली बात थी, क्योंकि तब फुल मून भी नहीं था। फिर कहानी जम करती है नेक्स्ट एपिसोड में, जहां वेंसडे का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। वो मिरर के सामने हंसते हुए मेकअप कर रही थी, बूट्स पहन रही थी और ब्राइट आउटफिट्स में एकदम कॉन्फिडेंट लग रही थी। उसके क्लासमेट्स उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, मानो वो अपना दिमाग खो चुकी हो। लेकिन ये सब 16 घंटे 36 मिनट पहले शुरू हो चुका था, जब वेंसडे ऑलरेडी कॉप्स और नेवरमोर के हेडमास्टर को वार्न कर चुकी थी टाइलर के बारे में। उसी वक्त अचानक दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है और उसका पूरा प्लान बिगाड़ लेता है, जो अब तक परफेक्टली काम कर रहा था। और वेंसडे को साफ पता था कि वो कौन है, टाइलर की मॉम फ्रांसॉय। सबको लगा था कि वो 15 साल पहले मर गई थी, लेकिन वेंसडे को सच्चाई पता चलती है कि अगस्टस स्टोनहर्स्ट ने उसकी डेथ फेक की थी, क्योंकि वो विलो हिल के बेसमेंट में उस पर और कई लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और ये राज उसकी बेटी जूडी को भी पता था, लेकिन उसने सब छुपा दिया। यही वजह थी कि हेडमास्टर बैरी डॉट ने सबकी सेफ्टी के लिए कर्फ्यू लगा दिया था। इसके बाद वेंसडे की स्पिरिट गाइड वीम्स आती है और उसे कंग्रेचुलेट करती है 2 हेड्स को आजाद कराने के लिए। साथ ही याद दिलाती है कि उसकी विजन अब भी स्ट्रांग है। एनेट की डेथ का गिल्ट वेंसडे के दिल में गहराई से बैठा रहता है। गाइड उसे कहती है कि उसकी एम्पैथी की कमी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और अब टाइलर और फ्रांसॉय को अथॉरिटीज पर छोड़कर उसे अपनी मॉम के साथ रिश्ते सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। फिर प्रोफेसर ओरोफ फ्रांसॉय के भाई आइजैक के बारे में बताता है कि उसने मेरे लिए ये मशीन बनाई थी और उसी की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। उसने अपने लिए भी पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाया था, लेकिन लोगों की फिक्र कभी नहीं की।
एक दिन उसकी लैब ब्लास्ट हो गई और उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। जैसे ही वेंसडे पग्सली से मिलने जाती है ज़ॉम्बी वाले मैटर पर, उसे पूरी तरह यकीन होता है कि वो आइजैक ही है, मगर पग्सली सीधा बोल देता है कि अब वो वापस नहीं आने वाला क्योंकि उसने उसे फ्री कर दिया है। जाते जाते उसके हाथ से एक पुरानी फोटो गिर जाती है जिस पर 1938 लिखा हुआ था और वहीं से समझ आता है कि असल में वो अपनी बहन को ढूंढने निकला है। दूसरी तरफ टायलर की माँ उससे मिलने आती है और कहती है कि वो उसे उस जगह सेफ रख रही है जिसे उसके डैड ने डिजाइन किया था। लेकिन टायलर को बुरा लगने लगता है जब वो नोटिस करता है कि उसकी माँ ने उसे बांध रखा है क्योंकि कल उसने अपने अंदर का हाइड बाहर निकाल दिया था और क्योंकि हाइड अगर बिना मास्टर हो तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, उसकी मॉम डिसाइड करती है कि अब वो खुद उसकी मास्टर बनेगी। उसी टाइम प्रोफेसर कप्री इनेट से मिलने आती है क्योंकि उसने हाइड वाले मेस के बाद उसे वेयरवुल्फ में बदलते हुए देख लिया था, वो भी बिना फुल मून के। ये इशारा करता है कि शायद इनेट एक अल्फा हो सकती है। इनेट टेंशन में आ जाती है क्योंकि अल्फा ज्यादातर अकेले रह जाते हैं। हालांकि अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि वो सच में अल्फा है या नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है वेंसडे और उसकी ग्रैंडमा की ओर, जहां दोनों शूटिंग प्रैक्टिस कर रही होती हैं। इस दौरान वेंसडे वही फोटो दिखाती है और ग्रैंडमा रोजलिन रेवनोवुड की कहानी छेड़ देती हैं, एक लेजेंडरी रेवन प्रोफेसर जो नेवरमोर में ही दफन है। वो बताती हैं कि अगर कोई रेवन उसकी कब्र पर लिखी लाइंस बोल दे तो उसे टेम्परेरी विजन मिल सकता है। वेंसडे तुरंत सिमेट्री पहुंचती है और इनेट भी पीछे पीछे जाती है ताकि वो वेंसडे को वापस बुला सके क्योंकि उस समय रूम चेक चल रहा था और जो भी मिसिंग होता है उसे गेला से बैन कर दिया जाता है। वहां जाकर वेंसडे कब्र पर लिखे शब्द बोलती है और रोजलिन के चेंबर में पहुंच जाती है। रोजलिन उसे ऑफर देती है, हाथ आग पर रखो और सह लो तो साइकिक पावर्स वापस मिलेंगी, लेकिन अगर हाथ खींच लिया तो रेवन का गेज टूट जाएगा और कीमत बहुत भारी होगी। वेंसडे आग पर हाथ रखती है और विजन्स आने लगते हैं, लेकिन तभी इनेट बीच में कूद पड़ती है और उसका हाथ खींच लेती है। अगले ही पल दोनों नेवरमोर में वापस जागते हैं और समझते हैं कि उनके बॉडीज आपस में स्वैप हो चुके हैं। समझ जाती है कि रेवन का गेज टूट गया है, मगर वो डिसाइड करती है कि वेंसडे को खुद ही इससे बाहर निकलना होगा। अब इनेट के शरीर में फंसी वेंसडे वापस रोजलिन की कब्र की ओर निकलती है। दूसरी तरफ वेंसडे के शरीर में फंसी इनेट कलरफुल ड्रिंक पी लेती है। सोचती है एलर्जी वाली बात मजाक थी, लेकिन तुरंत ही उसे रिएक्शन हो जाता है। लकीली मोर्टिशिया वहां आ जाती है और सही दवा देकर उसे बचा लेती है। वो उसे मशरूम कैप्सूल्स भी पकड़ा देती है और स्ट्रिक्ट वार्निंग देती है कि चाहे कुछ भी हो इन्हें लेना जरूरी है। मोर्टिशिया को फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो अपनी बेटी को उस रात फैमिली डिनर के लिए बुलाती है और साफ कहती है कि स्किप मत करना, लर्च लेने आएगा। वहीं दूसरी तरफ वेंसडे सिमेट्री पहुंचती है और उसकी ग्रैंडमा बताती है कि पहले भी ऐसे 2 केसेस हुए थे, लेकिन दोनों ही लोग 24 घंटे के अंदर मर गए थे। दूसरी तरफ पग्सली का ज़ॉम्बी धीरे धीरे अपना शरीर वापस गेन कर रहा था और अंडरग्राउंड चैम्बर की तरफ बढ़ता है। जहां टायलर अपनी मॉम के साथ खाना खा रहा था कि अचानक वही ज़ॉम्बी वहां पहुंच जाता है और भाई बहन की मुलाकात होती है। फ्रैंकोइस आइजैक को टायलर से इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन अचानक उसे जोर की खांसी आती है। वो बताती है कि ये सब उसके हाइड वाली बीमारी की वजह से है और असल में वो पहले ही बहुत ज्यादा टाइम जी चुकी है। फिर फ्रैंकोइस अपने भाई को बताती है कि डॉक्टर स्टर्नहम ने उसकी किताबें चुरा ली थी और विलो हिल में मशीन बना डाली जिससे वो पावर्स को नॉर्मीज तक ट्रांसफर कर रहा था। साथ ही उसकी खुद की बेटी जूडी उसका पीछा कर रही थी, लेकिन आइजैक पहले ही उसे खत्म कर चुका है। अब दोनों को विलो हिल जाकर उस मशीन से फ्रांसिस को बचाना होगा। हालांकि आइजैक का मन है पहले नेवरमोर जाने का। इधर वेंसडे जो अभी भी इनेट के बॉडी में है, उसे पता चलता है कि रोजलिन उसी कैबिन में रहती थी जहां अब उसकी मां रहती है और वो टी के लिए वहां जाने को मान जाती है। कैबिन पहुंचकर वो सीक्रेट दरवाजे से अंदर जाती है और सामने रोजलिन का स्केलेटन मिलता है। रोजलिन उसे बताती है कि क्योर पाने के लिए उसे बोरोड स्किन में मरने का रिस्क उठाना होगा और उसके पास सिर्फ सुबह तक का ही समय है इस बोरोड लाइफ के डीपेस्ट सीक्रेट्स जानने का। तभी मोर्टिशिया आगे उसे खींच लेती है और बाहर ले जाती है। उसी समय नेवरमोर में इनेट वेंसडे द्वारा लिखा हुआ नॉवल पढ़ना शुरू करती है। उसमें इनेट पर बेस्ड कैरेक्टर उसे कमजोर और बेकार कहता है। ये पढ़कर एनेट को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो सुपर कलरफुल कपड़े पहनकर पूरे नेवरमोर में पागलों की तरह डांस करने लगती है। लेकिन असली वेंसडे पूरे वक्त उसे चुपचाप देख रही थी। इसी बीच वेंसडे ब्रूनो को कन्फ्रंट करती है क्योंकि उसने उसे फिलिपिनो बोलते सुना था। क्योंकि वो लैंग्वेज उसे आती है, उसे समझ आ जाता है कि ब्रूनो इनेट को धोखा देकर दूसरी लड़की के साथ अफेयर में है। वो तुरंत रिलेशन खत्म कर देती है, लेकिन ये बात एग्नेस ने भी
सुन ली थी। एग्नेस सीधा वेंसडे के कमरे में जाती है जहां उसे ईनिड मिलती है। एग्नेस कहती है कि हाल ही में उसके बिहेवियर में बहुत अजीब बदलाव आ रहे हैं, जैसे अचानक डांस करना या फोन रखना। ईनिड उसे समझाने की कोशिश करती है कि सब नॉर्मल है, लेकिन एग्नेस कहती है कि वो सच में अजीब बिहेव कर रही है और ईनिड को बचाने का ऑब्सेशन उसे पागल बना रहा है, क्योंकि सब ईनिड को बेवकूफ़ी मानते हैं और उसे भी ईनिड को छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर ईनिड गुस्से में उस पर चिल्लाती है कि काश तुम हमेशा इनविजिबल ही रहो। एग्नेस फिर एक सपोर्ट ग्रुप में जाती है जहां स्पेयर पार्ट्स जैसे आईज, फिंगर्स और कान रखे होते हैं। वहां वो अपना दर्द शेयर करती है कि उसे लगा था उसने फ्रेंड्स बना लिए हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो अब और ज्यादा इनविजिबल फील कर रही है। दूसरी तरफ डिनर टेबल पर ईनिड अजीब एग्जॉटिक डिशेस देखती है जो रेयर एनिमल्स से बने होते हैं और उसे समझ ही नहीं आता कि इन्हें हैंडल कैसे करें। फैमिली डिनर के दौरान सबको मजबूरी में अपने झूठ सामने रखने पड़ते हैं। पग्जली मान लेता है कि उसने उस दिन ज़ॉम्बी को सच में देखा था और ये सुनते ही उसके फादर उसे पनिशमेंट देने के लिए टेबल से उठकर चले जाते हैं। अब माँ बेटी अकेले रह जाते हैं और तभी वेंसडे की स्पिरिट गाइड वीम्स एंट्री लेती है। वो मॉर्टिशिया को बताती है कि असल में उसकी माँ ने ही वेंसडे को रोजलिन की कब्र तक भेजा था और इसी वजह से उसका बॉडी स्वैप ईनिड के साथ हुआ था। अब सिचुएशन ये है कि सुबह तक का टाइम है और इस जादू को तोड़ने के लिए उन्हें खुद ही रास्ता निकालना होगा। इधर आइजैक प्रोफेसर ओरलफ से मिलता है और ना सिर्फ वो फेवर वापस ले लेता है जो उसने कभी दिया था, बल्कि उसका पावर सोर्स भी निकाल लेता है जो उसकी मशीन में लगा था, जिसकी वजह से उसकी वही मौत हो जाती है और आइजैक उसका दिमाग खाने लगता है। एग्नेस उसे पकड़ लेती है और तुरंत चिल्लाती है, जबकि उसकी पावर उसे सबकी नजरों से इनविजिबल बना देती है। आइजैक फिर ओरलफ की मशीन का सोर्स अपनी सिस्टर और टाइलर के पास ले जाता है और बताता है कि यही विलो मशीन को चलाने का पावर सोर्स बनेगा। दूसरी तरफ ईनिड लुपाइन केजेस पहुंचकर असली वेंसडे को आजाद कराती है और फिर गुस्से में पूछती है कि उसने विजन पहले क्यों नहीं बताया। तभी एग्नेस कॉल करती है और बताती है कि उसने आइजैक नाइट और फ्रांसिस को टाइलर के साथ विलो हिल जाते हुए देखा है और मैं उनकी कार की डिग्गी में हूं और साथ ही जोडी की लाश भी है। प्लान अब साफ है, एग्नेस को बचाना, गैल्पिन्स को हराना और अपने अपने बॉडीज में वापस लौटना। विलो हिल पहुंचकर टाइलर को समझ आता है कि मशीन पावर्स छीनने के लिए बनी है। अब प्रोसेस शुरू होते ही फ्रांसिस के शरीर से हाइड को हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा, तभी उसकी मां जिंदा रह पाएगी, क्योंकि उनके लिए हाइड होना एक कर्स है। फिर भी वो मानता है कि हाइड के रूप में ही उसने खुद को सबसे ज्यादा फ्री फील किया था। तभी टाइलर ने एग्नेस को पकड़कर केज में डाल दिया, लेकिन गर्ल्स टाइमली पहुंचकर उसे फ्री करा लेती हैं। इसी बीच वेंसडे, जो अभी भी ईनिड के बॉडी में है, वो वुल्फ बनने लगती है और कंट्रोल खो बैठती है। हालात बिगड़ते देखकर सब एस्केप कर जाते हैं और गैल्बिन्स भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि एग्नेस ने इनविजिबल होकर मशीन में गड़बड़ी कर दी थी। एग्नेस को अब सारी सच्चाई पता चल जाती है, इसलिए उसे वापस नेवरमोर भेज दिया जाता है। इसके बाद गर्ल्स रोजलिन की टूम तक जाती हैं ताकि एक दूसरे के सीक्रेट्स खोल सके। वो कामयाब होती हैं और आखिरकार अपने ओरिजिनल बॉडीज में लौट आती हैं। वीम्स फिर वेंसडे को बताती है कि ईनिड की मौत वाला विजन अब खत्म हो चुका है, लेकिन नया खतरा किसी और की जान पर मंडरा रहा है, एडम्स फैमिली के किसी मेंबर पर। मगर प्रॉब्लम यह है कि किसकी, ये कोई नहीं जानता। स्टोरी आगे बढ़ती है जहां फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 15 साल पहले टिकी टाइल्स बार में बैरी डॉड बारटेंडर आर्नोल्ड हंट से बात कर रहा था। वो आर्नोल्ड की तारीफ करता है और बताता है कि वो मरमेड गैब्रियल का रिप्रेजेंटेटिव है। फिर बैरी उसे अपने मिशन में ज्वाइन होने का ऑफर देता है, जिसे वो डे लाइट मेलोडी कहता है। आर्नोल्ड हैंडशेक करके डील मान लेता है। प्रेजेंट टाइम में डॉड न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जहां उसे पता चलता है कि आर्नोल्ड को कल्ट लीडर बताया जा रहा है। फिर वो बियांका और उसकी मां गैब्रियल को ढूंढता है और उनके वहां रहने पर सवाल उठाता है। बियांका पलटकर पूछती है कि क्या वो डे लाइट मेलोडी का हिस्सा है, लेकिन डॉड उसे बीच में रोककर साफ कह देता है कि वो खुद डे लाइट मेलोडी है और अब वक्त आ गया है कि सब फिर से काम पर लग जाएं। इसी दौरान हॉल में वेंसडे और ईनिड की बात हो रही होती है। तभी एग्नेस आकर उसे आइजैक नाइट की फाइल देती है, जिसमें डिटेल होती है कि उसने नेवरमोर में 9th से 12th ग्रेड तक क्या क्या किया। वेंसडे बीच में बोल पड़ती है कि विजन बदल गया है, मरने वाला एडम्स फैमिली का कोई है, इसी वजह से उसे आइजैक और गैल्पिन्स को रोकना होगा इससे पहले कि वो उनके परिवार तक पहुंचे। वेंसडे अपने पेरेंट्स से पूछती है कि उन्होंने आइजैक के बारे में सच क्यों छुपाया। वो गोमेज से कहती है कि आइजैक उसका रूममेट था, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि वो उससे भी ज्यादा था, वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। मॉर्टिशिया बीच में बोलती है कि उसके पिता ही अकेले थे जो आइजैक के मेटालिक दिल को मूव कर सकते थे। गोमेज बताता है कि उसने आइजैक को उन लोगों से बचाया जो उसकी ब्रिलियंस का गलत फायदा उठाना चाहते थे। वेंसडे याद दिलाती है कि उन लोगों में से एक ऑगस्टस स्टोनहस भी था, इसी वजह से उसने यागो टावर में अपनी लैब बनाई थी। मॉर्टिशिया कहती है कि आइजैक का मानना था कि साइंस की मदद से वो फ्रैंकोइस की एबिलिटी एक्सट्रैक्ट कर सकता है, जिस पर वेंसडे खुलासा करती है कि आइजैक अब पूरी तरह से रीजनरेट हो चुका है और फ्रैंकोइस और टाइलर के साथ फिर से मिल चुका है, जो अपने प्रॉमिस के बावजूद शहर छोड़कर कभी गया ही नहीं। थोड़ी देर बाद बोटैनिकल गार्डन में मॉर्टिशिया और वेंसडे बात करती हैं।
वेंसडे बताती है कि अब इनिड मौत की लिस्ट में नहीं है, बल्कि अब एडम्स फैमिली में से किसी की मौत तय है। उसकी मां शॉक में देखती रहती है और वेंसडे कहती है कि उसे अपने भाई पग्जली की भी बलि देने में कोई हेजिटेशन नहीं होगी। अकेडमी में इनिड के पास ब्रूनो आता है और सोफिया वाली घटना के लिए माफी मांगता है। इनिड अभी भी अनश्योर रहती है और कहती है कि चाहे उसने पूरा सेमेस्टर उस वादे को निभाया, लेकिन उसे नहीं पता कि वो अब फिर से उस पर भरोसा कर पाएगी या नहीं। ब्रूनो इंसिस्ट करता है कि इसी वजह से उसने सोफिया को छोड़ा, ताकि वो कुछ भी करके उसका ट्रस्ट वापस जीत सके। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे गाला पर ले जा सकता है। तभी कपरी उसे ऑफिस में बुला लेती है और ब्रूनो का सवाल अनआंसर्ड रह जाता है। ऑफिस में कपरी पूछती है कि उसने लूपिंग केजेस से क्यों भागने की कोशिश की। इनिड माफी मांगती है और कहती है कि असल में वो खुद ऐसा नहीं कर रही थी। कपरी उसे चेतावनी देती है कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है और बताती है कि अल्फा बनना आसान नहीं है। अगर वो सावधान नहीं रही तो हमेशा उसी स्टेट में फंसी रह सकती है। ये बात इनिड को अंदर तक हिला देती है। इसी बीच टायलर, आइजैक और फ्रैंकोइस शहर में जाते हैं और फ्रैंकोइस के लिए अर्जेंटली दवा लेने के लिए एक वेट क्लिनिक पर रुकते हैं। वेंसडे हाइट्स का हाइड आउट ढूंढ लेती है और थिंक को मिले बटरफ्लाई को उठाती है। बाद में यूजीन बताता है कि ये डेथ बटरफ्लाइज हैं। उसने इन्हें स्लर्प के शरीर के जन्म से ठीक पहले कलेक्ट किया था और ये उसे उनके मास्टर तक ले जा सकती हैं। उस रात वेंसडे इनिड से मिलने उसकी लूपिंग केज में जाती है, लेकिन एजैक्स बीच में आकर कहता है कि बियांका ट्रबल में है और उसकी मां गायब हो गई है। उसे शक है कि डॉट इसका हिस्सा है, इसलिए वेंसडे उसे कन्फ्रंट करने निकल पड़ती है। डॉट मीनवाइल अपने ऑफिस में एडम्स फैमिली से मिलता है और दिखावे के लिए दिखाता है कि उसे वेंसडे की नानी से डोनेशंस मिल रहे हैं, लेकिन असल में वो सीक्रेटली बियांका को कंट्रोल कर रहा है। मोर्टिशिया की मां के अजीब व्यवहार से गुस्साए एडम्स वहां से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद वेंसडे बियांका को कन्फ्रंट करती है और उसे मजबूर करती है कि डॉट की पूरी प्लान की सच्चाई बताए, जिसमें वो उसकी नानी की दौलत चुराने की कोशिश कर रहा था। बियांका अपनी पावर इस्तेमाल करके वेंसडे की मेमोरी वाइप कर देती है और चुपचाप गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद एग्नेस सामने आती है, वही बियांका के शब्द दोहराती है और हेड मास्टर डॉट की स्कीम रिवील करती है। वेंसडे शॉक में है कि एग्नेस उसकी खुद के क्लोथ्स पहनकर आई है और पूछती है कि ऐसा क्यों किया। एग्नेस जवाब देती है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वेंसडे समझ सके कि वो उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेंसडे कहती है कि वो असफल रही और फिर उससे मुंह फेर लेती है। एंजल गाला नाइट में एडम्स फैमिली आती है और पार्टी में हर कोई शानदार कपड़े और फेस कवरिंग मास्क पहनकर नजर आते हैं। डॉट अपने नए अलाय मोर्टिशिया की मां के साथ आते हैं, जो बॉल की क्वीन बनकर क्राउन पहने हैं। वेंसडे सीधे बियांका के पास जाती है और पूछती है कि उसकी मां कहाँ है। बियांका कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसने सोचा था कि उसने वेंसडे की मेमोरीज इरेज कर दी हैं और पूछती है कि वो कैसे जान सकती है, लेकिन वेंसडे उसे रोकती है और कहती है कि अगर बियांका डॉट को गिराना चाहती है तो उसे उस पर ट्रस्ट करना होगा। वेंसडे फिर से सवाल दोहराती है और बियांका आखिरकार बताती है कि उसकी मां उसके अपार्टमेंट में है। इसी बीच इनिड ब्रूनो से मिलती है, लेकिन अचानक सोफिया आ जाती है। ब्रूनो सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि वो यहाँ कैसे आई। इनिड कहती है कि उसे लगता है कि सोफिया मनीला से सीधे उड़कर आई होगी, ठीक उस वक्त जब ब्रूनो ने उसे बताया था कि उनका रिश्ता खत्म हो गया है। सोफिया उसे देखती है और कहती है तुम इनिड हो, और कहती है कि वो नहीं चाहती कि उनके बीच चीजें ऑकवर्ड हो जाएं। इनिड स्माइल करने की कोशिश करती है और कहती है कि ठीक है। वो ब्रूनो की तरफ मुड़ती है और कहती है कि उसे लगा कि वे चीजें ठीक कर सकते हैं, लेकिन अब समझ आ गया कि वो बस पास्ट को पकड़ के बैठी थी। अब वो नए रास्ते पर है और इस बार अकेले इसे फेस करना होगा। बाद में एक क्वाइट रूम में इनिड किसी की रोने की आवाज सुनती है, लेकिन देख नहीं पाती कि कौन है। वो पूछती है कि क्या ये एग्नेस है। वो सामने आती है और रो रही होती है। इनिड पूछती है कि क्या हुआ, तो इस पर एग्नेस बताती है कि वो वेंसडे की तरह बनना चाहती है। उसे लगा था कि उसके जैसा स्टाइल अडॉप्ट करना ही काफी होगा, लेकिन वो गलत थी। इनिड उसे जेंटली कंफर्ट करती है और कहती है कि उसे किसी और की पर्सनालिटी के पीछे छिपने की जरूरत नहीं है। इससे एग्नेस के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आती है। फिर एग्नेस डांस रूटीन के बारे में पूछती है, लेकिन इनिड बताती है कि ब्रूनो के साथ थोड़ी परेशानी चल रही है और उसे अकेला रहने का मन नहीं है। एग्नेस सॉफ्टली सजेस्ट करती है कि वो उसके साथ डांस कर सकती है। उधर एजैक्स सायरन लड़की की मां को अपार्टमेंट से आजाद कर देता है, इसलिए वेंसडे इनिड से मिलती है और बताती है कि अब बियांका की मां आजाद हो चुकी है, तो डॉट को गिराने के लिए उन्हें और मदद चाहिए, जिसमें एग्नेस भी शामिल है। और सही समय पर एग्नेस आती है, थोड़ी देर के लिए इनविजिबल होती है, डॉट से नेकलेस उतार देती है जो उसे सायरन सॉन्ग से प्रोटेक्ट करता था और उसे वेंसडे को देती है। फिर वापस इनिड के पास जाकर डांस फिनिश करती है। जब उनका परफॉर्मेंस खत्म होता है तो पूरा क्राउड तालियों से गूंज उठता है। बियांका माइक लेती है और स्पीच देती है। अपनी मां और वेंसडे को गर्व से नेकलेस पकड़े हुए देखती है। वो हेडमास्टर डॉट और मोर्टिशिया एडम्स को स्टेज पर बुलाती है। कॉलर की प्रोटेक्शन नहीं होने के कारण बियांका डॉट को मजबूर करती है कि वो सबको बताए कि ये गाला असल में क्या है संभव हुआ, और वो अपनी पूरी स्कीम कन्फेस करता है। जब वो होश में आया तो वो बियांका को पकड़ता है और धमकी देता है कि अगर कोई पास आया तो उसे आग से जला देगा। तभी एजैक्स सामने आता है और अपनी पावर से डॉट को पत्थर में बदल देता है। तभी ऊपर का शैंडलियर गिरता है और हेडमास्टर के टुकड़े गाला फ्लोर पर बिखर जाते हैं। बियांका वेंसडे और एजैक्स का धन्यवाद करती है कि उन्होंने इस पूरे खेल को खत्म करने में मदद की।
मोर्टिशिया और गोमेज अपनी बेटी के पास आते हैं, लेकिन तभी उसकी दादी आती है और कहती है कि वो इस समर मेरा इंतजार कर रही है। वेंसडे कहती है कि उसके पिता के बारे में जो कमेंट्स उसने किए उसके बाद उसने अपना मन बदल दिया है। वो कहती है कि अगर दादी चाहती है कि वो अपना मन बदले तो उसे नेवल मोर में उनके सम्मान में एक हेफ्टी डोनेशन करनी होगी। अपनी ग्रैंड डॉटर की ब्लैकमेल से इंप्रेस्ड होकर वो डील मान लेती है। उसी समय यूजीन जल्दी से आता है और बताता है कि उसने बटरफ्लाई की मदद से आइजैक को ढूंढ लिया है जो नेवर मोर के कब्रिस्तान में है। तभी मोर्टिशिया कहती है कि कोई मिसिंग है और पूछती है कि पग्जली कहाँ है। सिमेट्री में पग्जली का सामना आइजैक से होता है जो कहता है कि उसे एक फेवर चाहिए, फिर उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता है। वेंसडे और यूजीन तेजी से दौड़ते हुए अपने भाई को ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद शेरिफ अपने पेरेंट्स को बताती है कि बच्चे का कोई भी ट्रेस नहीं मिला। शेरिफ मोर्टिशिया और गोमेज से कहती है कि शायद उनका कोई पुराना दुश्मन वापस आया है और परिवार से पुराना बदला लेना चाहता है। ये सब बातें वेंसडे छुपकर सुन रही थी। उसी टाइम प्रिंसिपल वीम्स आकर वेंसडे और मोर्टिशिया को सलाह देती है कि उनका सबसे अच्छा चांस है साथ मिलकर काम करना, अपनी साइकिक गिफ्ट्स जोड़कर पग्जली को ट्रैक करना। लेकिन वेंसडे साफ कर देती है कि अब वो अपने पावर्स पर भरोसा नहीं कर सकती। तभी प्रिंसिपल वीम्स एक और ऑप्शन सुझाती हैं, परिवार के दूसरे रेवन यानी वेंसडे की दादी से मदद लेने का। तभी नानी को वापस बुलाया जाता है। वो कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि कोई पग्जली जैसे बेकार इंसान को किडनैप क्यों करेगा, लेकिन वेंसडे तुरंत सच पकड़ लेती है और कहती है कि ये किडनैपिंग कोई और नहीं बल्कि एक लेड ट्रैप है। सभी हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं और अपनी पावर्स का यूज करने लगते हैं, जबकि वेंसडे को थोड़ी देर बाद एक विजन दिखता है जिसमें उसके पेरेंट्स आइजैक को कब्र में दफनाते हुए नजर आते हैं। कोई और रास्ता ना होने पर मोर्टिशिया खुद को मजबूर पाती है कि आखिरकार सब सच बता दे कि उस रात असल में क्या हुआ था। दरअसल गोमेज और फ्रैंकोआ यागो टावर में आइजैक से मिलने गए थे क्योंकि आइजैक ने कसम खाई थी कि उसने एक मशीन बनाई है जो फ्रैंकोआ को हमेशा के लिए ठीक कर सकती है, लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए रॉ एनर्जी की जरूरत थी और उन्होंने गोमेज को सोर्स चुन लिया। उस समय गोमेज उतना ही इलेक्ट्रीफाइंग और पावरफुल था जितना अब पग्जली है, लेकिन आइजैक ने सबको फूल बनाया था। उसका असली प्लान था कि गोमेज की लाइफ सैक्रिफाइस करके फ्रैंकोआ को बचाया जाए। मोर्टिशिया जब वहां पहुंची और देखा कि उसका पति ऑलमोस्ट मरने वाला है तो उसने मशीन को बर्बाद करने का फैसला किया। इस एक्ट ने टावर में मैसिव एक्सप्लोजन ट्रिगर कर दी जिससे आइजैक की डेथ हो गई और गोमेज हमेशा के लिए अपनी यूनिक एबिलिटीज खो बैठा। ऑगस्टस ने उन्हें धमकाया कि अगर सच सामने आया तो वो हमेशा के लिए मर्डर केस में फंस सकते हैं। इसी थ्रेट्स के कारण दोनों ने सच छुपा दिया और आइजैक को दफना दिया। इसी बीच वेंसडे ने सारे क्लूज जोड़ लिए और उसे समझ आया कि आइजैक वापस आ गया है और उसका गोल वही एक्सपेरिमेंट फिर से करना है, इस बार पग्जली को पावर सोर्स के रूप में इस्तेमाल करके। मोर्टिशिया और नानी उसे चेतावनी देती है कि इसमें इन्वॉल्व ना हो, लेकिन वेंसडे उनकी बात इग्नोर कर देती है और खुद उनका सामना करने की तैयारी करती है। एजेक्स फिर नीनीड से कहता है कि उसने मैच्योरिटी दिखाई है और ब्रेकअप के बाद भी दोस्त बने रहना चाहता है। मान जाती है और उनकी फ्रेंडशिप फिर से हो जाती है। वहीं आइजैक फ्रैंकोआ से प्रॉमिस करता है कि जो भी होगा वो अपना प्रॉमिस निभाएगा। उसी समय टाइलर आता है और बताता है कि उसने पहले ही फॉल्स ट्रैक स्माइल्स डाल दिए हैं ताकि कोई भी उसे फॉलो न कर सके। इनेड वेंसडे को बताती है कि वो टाइट सिक्योरिटी में लॉक्ड होने की वजह से मदद नहीं कर पाएगी। वहीं यूजीन शेड में अपने बीस की देखभाल कर रहा होता है जब आइजैक अचानक उसे रोकता है। थोड़ी देर बाद वेंसडे शेरिफ को वार्न करती है कि जो ट्रैक्स मिले हैं वे सिर्फ मिसलीडिंग ट्रिक हैं। उसी समय यूजीन आता है और आइजैक से सीधे भेजा गया एक बॉक्स लेकर आता है। जब वेंसडे उसे खोलती है तो उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे मिडनाइट में ट्री के नीचे मिलने के लिए बुलाया गया है। मिडनाइट में वेंसडे क्रॉसबो के साथ आइजैक को टारगेट करने की तैयारी करती है और थिंग के साथ मिलकर उसका सामना करती है। आइजैक चाहता है कि पग्जली उसके पेरेंट्स की गलतियां ठीक करे, लेकिन वेंसडे तुरंत कहती है कि उसके पास तो अब मशीन ही नहीं है। उसी समय थिंग क्रॉसबो चलाता है, लेकिन आइजैक अपनी तेजी से तीर को रोक लेता है। तभी टाइलर आता है और थिंग को पकड़ लेता है और वेंसडे को सच बताता है कि वो हाथ पहले आइजैक का था। जिस रात मोर्टिशिया ने आइजैक का सामना किया उस हाथ के अलावा शरीर का कोई हिस्सा बचा नहीं था। थिंग हार नहीं मानता और लड़ता है, लेकिन आइजैक फिर से उसे अपने हाथ से जोड़ लेता है और एक बार फिर उस पर पूरा कंट्रोल पा लेता है। आइजैक अपना मकसद पूरा करते ही समय गवाए बिना वेंसडे को एक पिट में फेंक देता है और रूट्स और मिट्टी से ढककर उसे जिंदा दफन कर देता है। लेकिन पास ही छिपी एग्नेस ये सब देख लेती है और सीधे इनिट के पास भागती है, जो ये सब सुनकर तुरंत वहां पहुंचती है और देखती है कि वेंसडे की पल्स हर सेकंड कमजोर हो रही है। तो वो एक्सट्रीम कदम उठाती है, अपने आप को सैक्रिफाइस करके पूरी तरह अपनी वुल्फ फॉर्म में बदल कर कब्र खोदती है और वेंसडे को बाहर खींचती है और वहां से भाग जाती है। वेंसडे एनहेड का सैक्रिफाइस देखती है और एग्नेस को उसके पीछे भेज देती है। थोड़ी देर बाद उसके पेरेंट्स और प्रिंसिपल वीम्स भी लड़ाई में शामिल होने के लिए पहुंच जाते हैं। वहीं यागो टावर के अंदर आइजैक अपनी साइकिक शक्ति इस्तेमाल करके मशीन को कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह रिबिल्ड कर देता है। टावर की तरफ जाते हुए वेंसडे अपने पेरेंट्स को डांटती है कि उन्होंने कभी थिंग को उसकी ओरिजिन्स के बारे में सच क्यों नहीं बताया।
उसके पेरेंट्स डिफेंड करते हुए कहते हैं कि वे उसे इतने पेनफुल सच से बर्डन नहीं करना चाहते थे। जब वे वहां पहुंचते हैं तो मोर्टिशिया गोमेज को शेरिफ को लाने के लिए भेजती है, जबकि वे दोनों लड़ाई के लिए खुद को तैयार करते हैं। लैब को फिर से पावर मिलती है और पग्सली एनर्जी सोर्स के रूप में यूज किया जाता है। फ्रैंकॉय के लिए किए गए प्रॉमिस की वजह से आइजैक टायलर को पकड़कर बांध देता है, क्योंकि फ्रैंकॉय ने तय किया था कि वो खुद को सैक्रिफाइस करेगी ताकि टायलर को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन टायलर अपनी हाइट बनने की पावर को खोना नहीं चाहता था, लेकिन फ्रैंकॉय साफ कहती है कि वो सिर्फ उसके भले के लिए ऐसा कर रही है। जैसे ही आइजैक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज शुरू करता है, वो ध्यान नहीं देता कि वेंसडे चुपके से टायलर की तरफ बढ़ रही है और वो टायलर को मारने के बजाय उसे आजाद करने का फैसला करती है। जब टायलर मॉन्स्टर में बदलने लगता है, वेंसडे मौका पाकर अपने भाई को रेस्क्यू कर लेती है। अब पूरी तरह हाइट में बदल चुका टायलर पहले अपने अंकल पर फिर अपनी माँ पर हमला करता है। अब उसकी माँ भी हाइट में बदल जाती है, जिससे दोनों मॉन्स्टर्स के बीच में एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। उनकी लड़ाई इतनी इंटेंस होती है कि पूरा लेबोरेटरी बर्बाद हो जाता है। वहीं गोमेज बाकी फैमिली को इकट्ठा करता है। वेंसडे टावर के अंदर वापस जाने का फैसला करती है ताकि आइजैक का सामना कर सके और थिंग को मुक्त करने के लिए उसका हाथ काट सके। लेकिन उसी समय लैब में एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ब्लास्ट फ्रैंकॉय को बिल्डिंग के एज से लटका देता है। टायलर मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन फ्रैंकॉय पकड़ छोड़ देती है और गिर जाती है। बाद में पुलिस उसकी बॉडी रिकवर करती है, जबकि टायलर टूटकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीखें सुनकर टावर के ऊपर सभी होश में आ जाते हैं, सिवाय मोर्टिशिया के, जो मशीन के वेट के नीचे फंसी होती है। लेकिन तभी वेंसडे की माँ आंखें खोलती है और मुस्कुराती है, ये देखते हुए कि थैंकफुली उसका प्रीमोनिशन सच नहीं हुआ। तभी आइजैक आता है और वेंसडे को अपनी पावर के साथ पकड़कर उसका गला दबाने लगता है, क्योंकि उसकी सिस्टर वेंसडे की वजह से मर गई। ये देखकर एडम्स फैमिली सीधे थिंग की तरफ देखती है और कहा कि वो अपने परिवार एडम फैमिली को याद करे और वापस आए, जिस पर आइजैक कहता है कि वो तुम्हारा हिस्सा नहीं बल्कि मेरा हिस्सा है। वेंसडे ने तुरंत एक एक्स फेंक कर थिंग और आइजैक को अलग करने की कोशिश की, मगर वो मिस हो गई। लेकिन उसका ट्राई वेस्ट नहीं जाता। थिंग आखिरकार पूरी तरह फ्री हो जाता है और आइजैक पर अटैक करता है। उसने अपना मशीन वाला हार्ट बॉडी से निकाल लिया और जैसे ही हार्ट निकला, आइजैक भी मर गया। अपनी आखिरी ताकत के साथ वो उन थ्रेड्स को तोड़ देता है जो उसे आइजैक से जोड़े हुए था और अंत में अपनी ट्रू फैमिली के पास लौटता है, जिससे सब लोग बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद जब स्कूल खत्म हुआ तो वेंसडे पैकिंग कर रही थी और थिंग भी अपनी सच्चाई जानकर खुश था। कुछ ही समय बाद एग्नेस आती है और न्यूज़ देती है, जो सबको एक्शन में डाल देती है। उसने ट्रैक्स देखे हैं जो दिखाते हैं कि एनिड नॉर्थ की तरफ जा रही है, कैनेडियन बॉर्डर से केवल 8 किलोमीटर दूर। उधर टायलर बहुत उदास था जब वो अपने मॉम डैड की ग्रेव पर आया। वहां म्यूजिक टीचर कैप्री आई और बोली कि वो उसकी मदद कर सकती है, क्योंकि बिना मास्टर के हार्ट ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता। टायलर ने साफ कहा कि मुझे किसी मास्टर की जरूरत नहीं है, जिस पर टीचर ने कहा कि मैं हाइट को अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मेरे डैड भी हाइट थे और मुझे हाइट ग्रुप के बारे में काफी जानकारी है। आखिर में टायलर टीचर के साथ जाने के लिए मान गया। दूसरी ओर पग और उसका दोस्त हमेशा साथ रहने और बेस्ट फ्रेंड बनने का वादा करते हैं और यूजीन पग को एक बॉक्स देता है जो कॉकरोच से भरा होता है। साथ ही उसे इनवाइट करता है कि अगले वेकेशन में उसके पास आए ताकि उनका बॉन्ड बना रहे। इसी बीच मोर्टिशिया अपनी बेटी को अपनी सिस्टर ओलिविया की जर्नल देने का फैसला करती है, समझते हुए कि सीक्रेट्स रखना कभी कभी पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल वीम्स आती है और वेंसडे को बताती है कि फैमिली कनेक्शंस को रिस्टोर करने के साथ साथ उसकी साइकिक एबिलिटीज भी वापस आ गई हैं। वो एडम्स फैमिली को थैंक यू कहती है कि उन्होंने उसकी स्पिरिट को जीवित रखा और फिर वहां से चले जाती है। फिर वेंसडे अनाउंस करती है कि वो अभी घर वापस नहीं जाएगी। इसके बजाय वो अपने अंकल से मिलती है और इनिट को रेस्क्यू करने के लिए मिशन शुरू करती है। रास्ते में जब वो अपनी आंट की जर्नल पढ़ती है तो उसे नया विजन आता है, जिसमें वो इनिट को अलाइव और सेफ देखती है। तभी उसे वहां पर एक डोर दिखाई दिया, जहां वेंसडे की ग्रैंडमदर अपने घर पहुंचती है और एक डोर खोलती है और अंदर उसकी डॉटर सिस्टर कैद थी। मतलब वो अभी तक जिंदा थी और उसने दीवार पर लिखा था कि वेंसडे को मरना होगा। ग्रैंडमदर ने भी ये पढ़ लिया और इसी के साथ सीजन खत्म हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।